हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या फुलफ़िल होनी चाहिए कंडीशन, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो सबसे पहले होता है इंटेंशन। पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेकंड है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, चेक करेंगे हम पार्टी कॉम्पिटेंट भी है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। थर्ड है फ्री कॉन्सेंट। जो कॉन्सेंट है वो एक फ्रीली कॉन्सेंट होनी चाहिए, कोई जोर ज़बरदस्ती या किसी फ्रॉड के थ्रू नहीं करनी चाहिए कंसेंट। फोर्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन है उसके अंदर, वो एकदम लॉफुल होनी चाहिए, कोई इलीगल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। लास्ट है नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट हम फॉर्म कर रहे हैं वो लॉ के थ्रू डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। ये हमें पता चलता है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बोलता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ जो हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये हमें पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी असेंशियल्स हमें याद करने हैं बस। जैसे पार्टी मस्ट हैव इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी हमने इस फ्लो चार्ट में देखा है, यही सारी चीज़ें हैं ये। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड मस्ट बी लॉफुल, द कंसिडरेशन एक्सचेंज्ड बाय द पार्टी must be lawful, the contract must not be declared to be void by the statute। statute का मतलब होता है लॉ, लॉ के थ्रू void डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब इसकी ज़रूरत कहाँ से आई? आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें क्या बोला गया था? एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अब एनफोर्सेबल क्या है? एनफोर्सेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा? पार्टीज़ की इंटेंशन चेक करनी पड़ेगी कि वो पार्टी एनफोर्स कराना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को या उसने कैजुअली एक एग्रीमेंट करा है। तो उसके लिए इंटेंशन देखनी पड़ती है पार्टीज़ की कि वो सीरियस हैं उस एग्रीमेंट के लिए या फिर कैजुअली, सोशली या डोमेस्टिकली एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ दो तरह से हो सकती हैं, या तो वो सोशल या फैमिली एग्रीमेंट्स हो या फिर कमर्शियल एग्रीमेंट्स हो। सोशल या फैमिली एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? जैसे एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ। जैसे सपोज़ सुबह हस्बैंड और वाइफ की एक छोटी फाइट हुई, उसमें हस्बैंड ने बोला कि अब मान जाओ, आई विल ब्रिंग यू डायमंड नेकलेस। तो वाइफ मान जाती है, बट हस्बैंड उसके लिए डायमंड नेकलेस नहीं लेकर आए। तो उस कंडीशन में वाइफ ये नहीं कह सकती कि आपने तो बोला था, आपने एग्रीमेंट करा था कि मुझे डायमंड नेकलेस गिफ्ट करोगे, बट ये एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट या फैमिली एग्रीमेंट्स हो सकता है। इस कंडीशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। जो उनकी इंटेंशन थी वो इंटेंशन कमर्शियल नहीं थी, एक कैजुअल या फैमिली या सोशल एग्रीमेंट वाली इंटेंशन थी। एनफोर्सिबिलिटी यहाँ पे एब्सेंट रहेगी। दूसरी कंडीशन में आप याद करो टाइम जब आप 10th या 12th में होते थे, उस टाइम पे आपके पेरेंट्स बोलते थे कि एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो हम आपको बाइक दिला देंगे या कोई अच्छा फ़ोन दिला देंगे। तो वो जो उनकी पेरेंट्स की इंटेंशन होती थी वो खाली आपके अच्छे मार्क्स लाने की होती थी। वहाँ पे आप लीगली एग्रीमेंट नहीं कर रहे होते कि बाइक या फ़ोन दिलाने के लिए। तो उस कंडीशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ फैमिली या सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। उनको आप कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है कमर्शियल एग्रीमेंट्स। तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? जब पार्टीज़ की फुल इंटेंशन हो, दोनों पार्टीज़ की फुल इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सको कोर्ट के थ्रू। अगर कोई पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो पार्टीज़ हैं, अगर किसी ने अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल नहीं करी तो
दूसरी वाली पार्टी जो एग्रीवेटेड पार्टी है वो कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सके उसे। कमर्शियल एग्रीमेंट का एग्जांपल हो सकता है जैसे सेल और परचेज ऑफ हाउस, कार या बाइक, किसी भी चीज़ के हम सेल परचेज करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ये सब आ जाती हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स में, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या देखा, फैमिली और सोशल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कौन सी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ये हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बोलता है एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्टेड and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। इस पूरा याद हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके असेंशियल्स जो हैं वो ये हैं, एक कॉम्पिटेंट पार्टी होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एज ऑफ मेजोरिटी। मेजर होने के लिए क्या होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। अबव 18 जो होगा वो मेजर माना जाएगा और जो माइनर होगा वो होगा बिलो 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से कम जो लोग होंगे, यानी कि बच्चे जो होंगे 18 ईयर्स से कम, वो एग्रीमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। जो वो एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा कभी भी। वॉइड एब इनिशियो एक लीगल मैगजिम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब होता है कोई भी एग्रीमेंट जो करा है वो वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग है, वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो का मतलब इनिशियल से है, फ्रॉम बिगिनिंग। वॉइड मतलब वॉइड, नल एंड वॉइड रहेगा वो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जिस डेट से या जिस डे से, जिस मोमेंट पे वो एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है, उस मोमेंट से ही वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। तो माइनर के केस में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है, वो वॉइड एब इनिशियो रहता है। और अगर बात करें मेजर की, तो मेजर कौन होगा, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पर्सन अबव 18 होगा, एज जिसकी 18 प्लस होगी, वो मेजर होगा। एग्रीमेंट बाय मेजर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे मेजर पार्टीज़, यानी कि दोनों पार्टीज़ 18 अबव हैं, वो जो एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड रहेगा। और मेजर पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। तो कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो मेजर पर्सन जो होंगे वो कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, माइनर नहीं होंगे। अब सेकंड बात आती है साउंडनेस ऑफ माइंड। साउंड पर्सन कौन होगा, अनसाउंड पर्सन कौन होगा, और कौन एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और किसकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो साउंड पर्सन कौन होगा, साउंड पर्सन एक कैपेबल पर्सन होगा। ए पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के प्रोज कॉन्स, उसके फ़ायदे में क्या चीज़ है, वो रेशनल जजमेंट ले सके, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे उसके पास, उसका अपना इंटरेस्ट समझ सके, वो एक साउंड माइंड पर्सन होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। वहीं देखें अगर अनसाउंड पर्सन की, तो अनसाउंड पर्सन कौन होता है, एक इंसेन पर्सन। इंसेन पर्सन कैसे, सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसीज़ या डिसऑर्डर, कोई मेंटल डिसीज़ या डिसऑर्डर से सफ़र हो। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो, जिसने हायर डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन कर रखा हो, वो भी अनसाउंड पर्सन ही रहेगा। या फिर इल पर्सन हो, सीरियसली इल हो, डिसेबल हो जाए वो, एक तरह से वो सोचने समझने की उसकी ताकत ख़त्म हो जाए, वो भी अनसाउंड पर्सन होगा। तो जनरल रूल क्या है कि साउंड माइंड का जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। ये है जनरल रूल। इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, और एक्सेप्शन ये है कि सपोज़ जो साउंड माइंड पर्सन है वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट अनसाउंड पर्सन, अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उस सिचुएशन में। सपोज़ अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ये काफ़ी टाइम से अनसाउंड चल रहा है, पर बीच बीच में ये साउंड माइंड पर्सन की तरह एक्ट भी करता है,
यानी कि कभी कभी वो साउंड पर्सन भी बन जाता है। तो जिस टाइम पे वो साउंड है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट पढ़ो, जैसे पर्सन शुड बी फिट एट द टाइम व्हेन ही एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम पे वो पहले साउंड है, अनसाउंड है, बाद में साउंड होगा नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा है, जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है, उस टाइम पे वो साउंड पर्सन होना चाहिए, उसका माइंड एकदम साउंड होना चाहिए। तो ओकेजनली अनसाउंड माइंड का जो पर्सन होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो। ये थी बात साउंडनेस ऑफ माइंड की। तो साउंड माइंड का पर्सन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है और ये इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए पर्सन फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड किस किस को करता है लॉ? एक तो जो इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट कौन होता है? पर्सन डिक्लेयर टू बी बैंकक्रप्ट। कोर्ट के थ्रू बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाए जो पर्सन, वो हो जाएगा इंसॉल्वेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। कन्विक्ट हो कोई पर्सन, गिल्टी डिक्लेयर हो गया हो कोर्ट के थ्रू किसी ऑफेंस में और वो अंडर गोइंग पनिशमेंट हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एनिमी एलियन, एनिमी एलियन होता है कोई एक ऐसा सिटीजन दूसरी कंट्री का जिससे इंडिया का वार चल रहा हो। सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद विच इंडिया इज़ एट वॉर। इंडिया का दूसरी कंट्री से वॉर चल रहा है, उस कंट्री का जो सिटीजन है उसके, वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इंडिया के सिटीजन के साथ। तो कौन कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं कर सकता, कन्विक्ट हो वो नहीं कर सकता, एनिमी एलियन हो वो भी नहीं कर सकता। तो भी हमने क्या क्या पढ़ा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कौन कौन सी होंगी। तो इन दोनों टॉपिक्स के अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है? एन एग्रीमेंट was entered into with the minor, this agreement is, देखो माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट हुआ था वो कैसा हुआ था? माइनर कौन होता है? 18 ईयर्स से जो छोटा होगा, -18 ईयर्स जो है उसके साथ हमने जो एग्रीमेंट करा था वो कैसा था? वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। जिस डे जिस मोमेंट पे वो एग्रीमेंट हुआ था उस डे पे ही वो वॉइड एब इनिशियो था। नेक्स्ट, Which of the following is false with respect to the minor entering a contract? देखो माइनर का जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, माइनर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी माइनर से लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब कौन सा इन ऑप्शंस में से कौन सा फॉल्स है? एन एग्रीमेंट विद और बाई अ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, बिल्कुल सही है ये। तो कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के साथ होगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा। सेकंड ऑप्शन है ए माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर बेनिफिशियरी तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पर वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग अ माइनर एज अ बेनिफिशियरी मे बी इन्फोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्स नहीं कर सकता, ये गलत है। ऑप्शन 4 क्या है? ए माइनर कैन नॉट रेटिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। ऐसा थोड़ी है कि आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जब माइनर है वो, अब जब वो मेजर हो रहा है उसके बाद वो रेटिफाई कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन सी। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अरेंज्ड अ फ्रेंडली पार्टी। अब पार्टी कैसी है? फ्रेंडली। ये हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैजुअल है, सीरियस है, किस चीज़ के इंटेंशन क्या होगी पार्टी की, पार्टीज़ की इंटेंशन क्या है। ए अरेंज्ड अ फ्रेंडली पार्टी एट हिज होम फॉर हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड बी promised to prepare a special dish for other friends but on the occasion of the party B did not come। अब ए ने पार्टी अरेंज करी थी और बी ने प्रॉमिस करा था कि पार्टी में एक स्पेशल डिश बनाएगा वो, बट बी आया ही नहीं पार्टी के अंदर।
फिर क्या हुआ, देयर बिकेम अ मेजर क्वेरल बिटवीन ए एंड बी एंड हिज अदर फ्रेंड्स। अब इनके बीच में क्या हो गया, लड़ाई वगैरह हो गई। विल ए सक्सीड इफ ए शू फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बी। अब ए ने पार्टी रखी थी, बी ने बोला कि मैं कुछ स्पेशल डिश बनाऊंगा। ए के बाकी सारे फ्रेंड्स गुस्सा हो गए क्योंकि बी आया नहीं और ना उसने डिश बनाई स्पेशल। तो यहाँ पे ए ये बोल सकता है क्या कि बी पे केस फाइल कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि बी ने प्रॉमिस करा था आने के लिए एक डिश बनाने के लिए और वो आया नहीं, मेरे फ्रेंड ऑफेंड हो गए। ऐसे थोड़ी ना है, ये तो बोला फ्रेंडली पार्टी। इंटेंशन यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था पार्टीज़ का, यहाँ खाली एक फ्रेंडली पार्टी थी। उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं बनाऊंगा, वो किसी वजह से नहीं आ पाया। तो इस कंडीशन में आप एनफोर्स नहीं करा सकते क्योंकि ये एक इंटेंशन ही नहीं थी पार्टी की। फ्रेंडली या फैमिली एग्रीमेंट जो होता है वो है ये। तो ऑप्शन क्या है, ए विल नॉट सक्सीड बिकॉज देयर वॉज नो कंसिडरेशन फॉर प्रिपेयरिंग द डिश। अब कंसिडरेशन की तो यहाँ बात ही नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए विल नॉट सक्सीड because the contract between A and B is a social agreement which is unenforceable by law या unenforceable at law। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ए और बी के बीच में एक सोशल एग्रीमेंट था। सोशल एग्रीमेंट को हम एनफोर्सेबल नहीं करा सकते, वो अनएनफोर्सेबल रहता है। ऑप्शन सी है, ए विल सक्सीड बिकॉज बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेरल ऑफ ए विद अदर फ्रेंड्स। ये भी नहीं है। A has been very hurt and hence he can be shoe B। देखो इस टाइप के C और D ऑप्शन जो हैं, इस टाइप के जो कभी भी ऑप्शन आते हैं या तो ये सोशल या मोरली कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, 90% ये आंसर नहीं होते हैं। नेक्स्ट, A proposes to his neighbor B that they both should go together for a morning walk। B agrees to the proposal and it is decided that both of them would meet at a particular point at 6 a.m. from where they would set off for morning walk. In spite of the agreement, B does not turn up। A और B के बीच में क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था कि सुबह को 6 बजे मिलना है, घूमने चलेंगे मॉर्निंग वॉक करने। तो बी ने एग्रीमेंट के बाद भी वो आया नहीं, बी आया नहीं एग्रीमेंट करने के बाद। ए ने वेट करा 6 AM एवरी डे फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 7 days। 7 दिन तक ए ने वेट करा कि अब आएगा अब आएगा, पर बी आए ही नहीं। देयर आफ्टर ही फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग डैमेजेस फॉर द एगोनी एंड द मेंटल टॉर्चर सफर्ड बाई हिम। अब जब बी नहीं आया, ए ने 7 दिन तक वेट करा, तो ए ने अब फाइल सूट कर दिया, कोर्ट के अंदर केस कर दिया कि क्लेमिंग डैमेजेस फॉर द एगोनी एंड द मेंटल टॉर्चर सफर्ड बाय हिम। बी के थ्रू जो भी उसे मेंटल एगोनी या टॉर्चर सफ़र हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन में क्या है, एक ये पहले हमें देखना पड़ेगा इंटेंशन कैसी थी पार्टीज़ की, किस टाइप का एग्रीमेंट का नेचर क्या है। यहाँ पे नेबर के बीच में एग्रीमेंट हुआ सुबह घूमने के लिए। सुबह घूमने के लिए कमर्शियल एग्रीमेंट थोड़ी होते हैं, एक तो एक तरह से सोशल एग्रीमेंट है। अब सोशल एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, अनएनफोर्सेबल बाय लॉ। ऑप्शन एक है, बी इज़ गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज एंड इज़ लायबल टू पे डैमेजेस। अब ये तो अनएनफोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बी इज़ नॉट लायबल एज देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशंस। लीगल रिलेशन में एंटर करने की कोई उनकी इंटेंशन ही नहीं थी। ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी है, द मैटर इज़ टू स्मॉल एंड द कोर्ट विल रिफ्यूज़ टू गो इनटू इट। ये देखो मोरली या उस टाइप से जो ऑप्शन होते हैं ये गलत होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु आर कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन कॉम्पिटेंट पार्टीज थी। Every person is competent to the contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subjected. Option A is a right answer. Next है, A
A boy of 16 years entered into an agreement to sell his flat at Bandra for a sum 5 lakh rupees. A's father is very annoyed with A at the transaction and he does not allow delivery. The buyer files a suit against the minor. अब A और B इन दोनों के बीच में एन एग्रीमेंट हुआ फॉर सेल ऑफ फ्लैट। अब हम देखेंगे जो पार्टीज़ थी वो कॉम्पिटेंट थी भी या नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ए जो बॉय है वो 16 ईयर्स का है। अब कॉम्पिटेंसी के लिए क्या होना चाहिए 18+, ये एज होनी चाहिए 18+, और ये है 16 ईयर्स का। अब जो 16 ईयर्स का पार्टी है ये, तो 16 ईयर्स ऑफ एज में तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है। और इसने क्या करा, उसके फादर ने उसे डिलीवरी करने से मना कर दिया, फ्लैट की डिलीवरी जो है उसे करने से मना कर दिया। और जो बायर था बी, उसने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द माइनर। ऑप्शन क्या है, द बायर विल ऑब्टेन रिलीफ बिकॉज ए फ्रीली एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्रीली है या नहीं फ्रीली है वो तो अलग बात है, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है क्योंकि वो मेजर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। द बायर विल ऑब्टेन रिलीफ बिकॉज द एग्रीमेंट इज़ विद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से होना चाहिए, उसके पहले भी हम देखते हैं कि पार्टी मेजर है या नहीं है। ऑप्शन सी, द बायर विल नॉट सक्सीड बिकॉज एज फादर डज नॉट अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो ठीक है, ए के फादर ने अप्रूव नहीं करा था कॉन्ट्रैक्ट को, पर एग्रीमेंट हुआ था ए और बी के बीच में और ए पार्टी है माइनर, तो ये भी गलत हो जाएगा। द बायर विल नॉट सक्सीड बिकॉज ए इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ए जो पार्टी थी ए, वो 16 ईयर्स का था, 18 ईयर्स से बिलो था, तो जो 18 ईयर्स से बिलो है वो क्या हो जाएगा माइनर। और माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एग्रीमेंट जो फॉर्म करता है वो होता है वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एन इंसॉल्वेंट पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, या तो पर्सन इंसॉल्वेंट पर्सन हो, या फिर गिल्टी हो, या फिर क्या हो एनिमी एलियन हो। तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है कभी भी, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये इनकॉम्पिटेंट पार्टी होती हैं एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होती हैं। ऑप्शन 1 है द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड, वैलिड तो नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, यस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के डिस्क्रिशन पे क्या डिपेंड करेंगे, ये तो कोर्ट ने ही डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर रखा है 3 कैटेगरीज के अंदर, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। तो ये हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स कवर कर चुके हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।